ओके, अगले प्रकार का क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आता है कि वो हमें कोई एक तत्व बोलेगा, तत्व दे देगा, एक ऊर्जा का क्रम भी पूछता है। आपने n+l में मैंने बताया था कि n+l का मान ज्यादा होगा तो कक्षा की ऊर्जा ज्यादा होगी, n+l का मान कम होगा तो कक्षा की ऊर्जा कम होगी। यदि n+l का मान बराबर आता है तो जिसमें n का मान ज्यादा होगा उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी और जिसमें n का मान कम होगा उसकी ऊर्जा कम होगी। अब अगला प्रकार का जो क्वेश्चन इसमें आता है वो कोई एक तत्व बोलेगा हमें, उस तत्व के किसी निश्चित इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्या का मान हमसे पूछता है। जैसे कि वो अपने को बोले कि क्लोरीन Cl के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, क्लोरीन Cl के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान क्या होगा। क्लोरीन Cl के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान क्या होगा। तो जिस तत्व का अपने को पूछा है उसका हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और जिस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में, उस हिसाब से मान निकालेंगे। जैसे क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है 17, इसका सबसे पहले हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 17 इलेक्ट्रॉन भरने, 2s2 2p6 3s2 3p5। उसने हमसे बोला कि अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान क्या होगा, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां होगा उसका 3p5 में, 3p5 में अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा। चलिए अब p में कक्षक कितने होते हैं, 3 कक्षक होते हैं p में, px py और pz। हमारे पास यहाँ पर लास्ट में 3 कक्षक है, 5 इलेक्ट्रॉन है। हम इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, 2 px में, 2 py में, 1 pz में। अब उसने पूछा अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा है, मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन के, तो इनमें से अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा है। अब यहां देखने पर अपने को लगता है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन pz में क्योंकि लास्ट में है, लेकिन ये गलत है, ये अंतिम इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब अंतिम इलेक्ट्रॉन कैसे देखेंगे अपन, वो आपको बता रहे। देखिए ये अंतिम, यहां तक आप जान रहे हैं कि यहां तक 12 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, 3s2 तक 12 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। अब हमारे पास ये लास्ट के 5 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। हुंड का नियम हमने पढ़ा था, तो हुंड के नियम में हमने बात करी थी कि सभी कक्षकों में पहले एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, फिर युग्मन होता है। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर जोड़े बनेंगे, युग्मन होगा। तो 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक भरेंगे, एक भरेंगे, काउंटिंग करेंगे। 12 के बाद ये 13वां इलेक्ट्रॉन, ये 14वां इलेक्ट्रॉन, ये 15वां इलेक्ट्रॉन, एक भर रहे हम। तो 12 के बाद ये 13, 14 और 15, फिर ये 16 और ये 17। तो ये हुआ हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन, 17वां इलेक्ट्रॉन जो नीचे की ओर है, मतलब py कक्षक वाला। अब इसमें इनके मान निकालेंगे n, l, m और s। n का मान कितना हुआ, आगे की संख्या n का मान होती है, आगे कितना 3, तो n का मान हुआ 3। l का मान कौन सा कक्षक है, p के लिए होता है मान 1, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। m का मान किस आधार पर देखेंगे, px के लिए -1, py के लिए +1, pz के लिए 0। तो py है, py के लिए +1 और दिशा किधर है, नीचे के ऊपर, इलेक्ट्रॉन दिशा नीचे, ऊपर होती है तो +1/2, नीचे होती है तो -1/2। तो ये इसका आंसर हुआ 3, 1, +1 और -1/2। 2017 जेट में क्वेश्चन आया था कि बेरिलियम के 4th इलेक्ट्रॉन के लिए, बेरिलियम के 4th मतलब चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान क्या होगा। बेरिलियम के चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान क्या होगा, ये 2017 जेट में क्वेश्चन आया था। तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2, 1s2 2s2। चौथा इलेक्ट्रॉन कहां है, 2s में। s में एक ही कक्षक होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो चौथा इलेक्ट्रॉन कौन सा हुआ, ये वाला लास्ट वाला जो नीचे की ओर दिशा है।
अब इसके चारों क्वांटम संख्या का मान क्या होगा, n, l, m और s के लिए। चलिए देखें, n का मान कितना है, ये 2, 2s कक्षक में n का मान 2, s है इसलिए l का मान 0, l का मान 0 तो m का मान भी 0, दिशा किधर है, नीचे की ओर, इसलिए आंसर s का -1/2। तो इस तरीके से हम क्वांटम संख्याओं के क्वेश्चन कर सकते हैं। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे आप तो और अच्छे से चीजें आ जाएंगी। चलिए इसके बाद अपन बात करें नोडीय सतह। नोडल सरफेस, नोडीय सतह, नोडल सरफेस। देखिए क्या होता है, सतह में अपन देख रहे हैं एस आ रहा है, सरफेस में एस आ रहा है, तो नोडीय सतह एस कक्षकों में होती है। पहली बात तो पी और डी में ये नहीं होती है। तो एक चीज तो आप ये ध्यान रखेंगे, नोडीय सतह केवल और केवल एस कक्षक में होती है। अच्छा, कक्षक क्या होता है, कक्षक परमाणु का वह भाग होता है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है, उसे कक्षक कहते हैं। मतलब परमाणु का वह भाग जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है, उसे हम कक्षक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, कक्षक कहते हैं। ओके, अब देखिए एस कक्षक की आकृति कैसी होती है, गोलाकार। ये किसी परमाणु का नाभिक है, ये इसमें एस कक्षक 1s कक्षक हुआ, कोई 2s कक्षक हुआ, कोई 3s कक्षक हुआ। इस तरीके से इसमें अलग अलग ये 4s कक्षक हुआ, 1s, 2s, 3s, 4s। एस कक्षक की आकृति क्या होती है, गोलाकार। अब इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाएगा, इस गोले की परिधि पर इलेक्ट्रॉन घूर्णन करेगा, लेकिन इनके बीच में ये जो खाली जगह है, यहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। यहां ना इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 0 होती है। यहां पर इलेक्ट्रॉन कब मिलेगा, जब एक कक्षक से दूसरे कक्षक में जंप करेगा तो ही मिलेगा। बाकी तो अपने कक्षक में लगातार इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। तो ये जो जगह है दो क्रमागत एस कक्षकों के बीच, मतलब 1s और 2s, 2s और 3s, 3s और 4s के बीच में ये जो जगह है, इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 0 होती है। इसी जगह को हम क्या कहते हैं, नोडल सतह, नोडीय सतह कहते हैं। नोडीय सतह की संख्या होती है n-1। माना कि n का मान 6 तो नोडीय सतह होगी 5, एक कम रहती है। तो नोडीय सतह की क्या परिभाषा हुई, दो क्रमागत। क्रमागत का मतलब 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 4 और 5, 5 और 6, इसको बोलते क्रमागत। तो नोडीय सतह की क्या परिभाषा हुई, दो क्रमागत एस कक्षकों के मध्य ऐसा स्थान, दो क्रमागत एस कक्षकों के मध्य ऐसा स्थान जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 0 होती है, नोडीय सतह कहलाता है। दो क्रमागत एस कक्षकों के मध्य ऐसा स्थान जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 0 होती है, नोडीय सतह कहलाता है। तो ये केवल एस कक्षकों में होता है। नोडीय सतह की संख्या होती है n-1। ये हमारे पास नोडीय सतह हो गई। फिर होता है नोडीय तल, नोडल प्लेन। ये P एवं D कक्षकों में होता है। नोडल प्लेन, नोडीय तल P और D कक्षकों में, जबकि नोडीय सतह केवल S कक्षकों में होती है। अब कैसे होता है, देखिए P कक्षक की आकृति कैसी होती है, डंबलाकार। P कक्षक की आकृति कैसी होती है, डंबलाकार। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन जो घूमेगा वो इस डंबल के इस क्षेत्र पर घूर्णन करेगा। इसी तरीके से D कक्षक की आकृति होती है द्विडंबलाकार, उसमें दोनों डंबल पर घूमेगा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, लेकिन इस तरफ हम देख रहे हैं, इसके 90 डिग्री पर यदि हम एक लंबवत तल खींचते हैं
तो यहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 0 है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है। इसी को कहते हैं नोडीय तल। तो नोडीय तल की परिभाषा क्या हुई? किसी भी P या D, किसी P या D कक्षक के लंबवत ऐसा तल, किसी P या D कक्षक के लंबवत ऐसा तल जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 0 होती है। किसी नोडीय तल को क्या बोल रहे हैं? किसी P या D कक्षक के लंबवत ऐसा तल जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 0 होती है, नोडीय तल कहलाता है। अब कौन से कक्षक में कितने नोडीय तल होते हैं? कक्षक और नोडीय तल। तो P में 3 कक्षक होते हैं, PX, PY, PZ। तो तीनों में एक एक नोडीय तल होता है। या अपन ध्यान रख सकते हैं थोड़ा सा कि जिनमें XYZ एक बार आ रहा है उनमें एक नोडीय तल, ये याद रखने का तरीका, कोई केमिस्ट्री की बात नहीं है। जिनमें XYZ एक बार आ रहा है उनमें एक नोडीय तल, जिनमें XY 2 बार आ रहा है उसमें 2 नोडीय तल, जिसमें XY पर स्क्वायर आ रहा है उसमें 0 नोडीय तल। ध्यान रखेंगे, XYZ एक बार आ रहा है तो 1 नोडीय तल, 2 बार आ रहा है तो 2 नोडीय तल, स्क्वायर आ रहा है तो 0 नोडीय तल। तो PX, PY, PZ भी एक एक बार आ रहा है, इसलिए इन तीनों में नोडीय तलों की संख्या 1-1 होती है। तो P का कोई सा भी कक्षक हो नोडीय तल 1 होता है, P का कोई भी कक्षक हो नोडीय तल 1 होता है। इसी तरीके से dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, स्क्वायर आ गया, सॉरी इसमें पहले 5 कक्षक होते हैं, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। D में ये 5 कक्षक, x y 2 बार आया, y z 2 बार आया, z x 2, तो मतलब डबल डबल आ रहे हैं। तो नोडीय तल 2, तो dxy, dyz, dzx में 2-2 नोडीय तल, और जिनमें स्क्वायर आ रहा है उनमें 0 नोडीय तल। तो इस तरीके से नोडीय तल की संख्या अपन देख सकते हैं। ये नोडीय तल और नोडीय सतह की बात होती है। चलिए आगे अपन बात करते हैं हाइड्रोजन का ऊर्जा स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन का ऊर्जा स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम 2 प्रकार का होता है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम। फिर उसके भी 2 भाग होते हैं, सतत और रेखीय। तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या होता है कि जब किसी भी आपतित प्रकाश की तरंग अवशोषित होती है और जितनी तरंगें अवशोषित होती है उतनी की उतनी वापस उत्सर्जित कर दी जाती हैं, तो उसे हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और उनमें से कुछ तरंगें रोक के बाकी उत्सर्जित कर दी जाती हैं, तो उसे हम अवशोषण स्पेक्ट्रम करते हैं। और उसमें अवशोषित तरंगों के स्थान पर काले रंग की पट्टियां बन जाती हैं, जिन्हें हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। रेखीय स्पेक्ट्रम में क्या होता है, ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, ऊर्जा कांस्टेंट रहती है, स्थिर रहती है। जबकि सतत स्पेक्ट्रम में ऊर्जा में लगातार कमी होती है। तो हाइड्रोजन का जो ऊर्जा स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन का जो ऊर्जा स्पेक्ट्रम है वो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के अंतर्गत रेखीय स्पेक्ट्रम होता है। हाइड्रोजन का ऊर्जा स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के अंदर मतलब किसी तरंगदैर्घ्य का अवशोषण नहीं करता है। रेखीय स्पेक्ट्रम होता है मतलब ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, जितनी उतनी रहती है। तो हाइड्रोजन का ऊर्जा स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के अंतर्गत रेखीय स्पेक्ट्रम होता है, जिसमें 5 श्रेणियां बनती हैं। हाइड्रोजन के ऊर्जा स्पेक्ट्रम में 5 श्रेणियां बनती हैं, और वो श्रेणियां कौन कौन सी होती हैं? श्रेणी है N1 का मान, N2 का मान और कौन से क्षेत्र से वो उत्सर्जित होती है। N1 मतलब कहां से तरंग उसकी प्रारंभ होगी, N2 मतलब कहां पर पहुंचेगी। तो पहली श्रेणी है लाइमन श्रेणी। लाइमन में तरंग पहले कोश से प्रारंभ होती है, पहले कोश से प्रारंभ होकर आगे दूसरे तीसरे से लेकर अनंत तक कहीं पर भी जा सकती है। ये जो होती है कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? पराबैंगनी क्षेत्र में होती है। किसमें होती है?
तो लाइमन श्रेणी पराबैंगनी क्षेत्र में होती है। दूसरी हमारे पास होती है बामर श्रेणी। बामर श्रेणी में तरंग n बराबर 2 से प्रारंभ होती है और आगे 3, 4, 5 से लेकर अंत तक कहीं पर भी जा सकती है। ये जो होती है हमारे दृश्य क्षेत्र में होती है। कहां होती है? दृश्य क्षेत्र में होती है। तीसरी श्रेणी होती है पाषाण। पाषाण तीसरे कोष से प्रारंभ होती है। तीसरे कोष से प्रारंभ होकर आगे चौथे, पांचवें, छठवें अनंत तक कहीं पर भी जा सकती है। और ये हमारे पास होती है अवरक्त क्षेत्र में होती है। अवरक्त क्षेत्र में होती है। चौथी हमारे पास होती है ब्रैकेट। ये चौथे कोष से कक्षा से प्रारंभ होके आगे अनंत तक कहीं पर भी जा सकती है। ये भी अवरक्त क्षेत्र में होती है। पांचवी हमारे पास होती है फंड बोलते हैं या फंड बोलते थे। पांचवें कोष से प्रारंभ होती है, आगे अनंत तक कहीं पर भी जा सकती है ये। और ये भी अवरक्त क्षेत्र में होती है। मेन यही होती है। बाकी एक छठवीं है हम्प्री भी होती है। हम्प्री ये छठवें कोष से प्रारंभ होती है, आगे कहीं पर भी उसी तरीके से जा सकती है। और ये दूर अवरक्त क्षेत्र में होती है। इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, ये इंफ्रारेड। तो ये इस तरीके से श्रेणी इसमें बनती है। 2016-17 में क्वेश्चन आया था जेट में कि एक तरंग n बराबर 2 से प्रारंभ होकर 3, 4, 5 तक पहुंचती है। ये क्वेश्चन था जेट में कि एक तरंग n बराबर 2 से प्रारंभ होकर 3, 4, 5 तक पहुंचती है, तो निम्न में से कौन सी श्रेणी निर्मित होगी? तो कौन सी श्रेणी निर्मित हो रही है उसमें? बामर श्रेणी निर्मित होगी। इस तरीके का यहां पर अपने पास क्वेश्चन इसमें हो सकता है। इसके आधार पर अपन तरंग संख्या, तरंगों की संख्या पता कर सकते हैं कि कितनी होगी तरंग संख्या, कितनी तरंगे बनेगी जो। तरंग संख्या को अपन न्यू बार या 1/λ, मतलब तरंग दैर्घ्य का उल्टा तरंग संख्या होती है। मतलब तरंग दैर्घ्य यदि आपके पास है तो तरंग दैर्घ्य का आप 1 में भाग दे देंगे तो तरंगों की संख्या आ जाएगी। तो तरंग संख्या न्यू बार या 1/λ बराबर, सूत्र है इसका RZ² इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। ये तरंग संख्या ज्ञात करने का सूत्र है हमारे पास किसी भी तत्व के लिए। तो न्यू बराबर न्यू बार या 1/λ बराबर RZ² इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं अपन, तो हाइड्रोजन के लिए Z का मान तो 1 और R का मान तो सभी के लिए समान है 109, 678। ये R एक स्थिरांक है जिसका मान आप ध्यान रखेंगे 109, 678। ये यदि अपन देखें यहाँ पर तो न्यू बार या 1/λ तरंग संख्या बराबर 109, 678। जेड का मान तो 1 हो गया हाइड्रोजन के लिए। तो यदि किसी और के लिए पूछ रहा तो जेड का मान यहाँ पर रख देंगे। तो 1/n1² माइनस 1/n2²। इस सूत्र से अपन तरंगों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। n1 क्या है? जहां से तरंग प्रारंभ होती है, वो n1 होगा। n2 क्या है? जहां तरंग पहुंचती है। ये n1 n2। n1 क्या है? जहां से तरंग प्रारंभ होगी, और n2 क्या जहां तरंग पहुंचती है। वो n1 और n2 के मान इसमें रहते हैं। तो जैसे उसने कहा कि n बराबर 4 से स्टार्ट हो गए 8 पर पहुंची, तो n1 हो गया 4, n2 हो गया 8। जहां से स्टार्ट हो रही है वो n1, जहां पहुंच रही है वो n2। ये चीज आप इसमें ध्यान रखते हैं। तो ये आपकी तरंगों की संख्या अपन निकाल सकते हैं। ये आपके पास तरंग दैर्घ्य है तो तरंग दैर्घ्य में का भाग दे देंगे 1 में, तो उससे भी तरंगों की संख्या आ जाती है। इस तरीके से अपने ये होता है। तो ये अपने परमाणु संरचना वाला चैप्टर कंप्लीट होता है।
इसको आप अच्छे से रिवाइज करेंगे, प्रॉब्लम शीट इसकी सॉल्व कर लेंगे। आगे अपन आवर्त सारणी के बारे में बात करेंगे।